नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम हिंदी साहित्य के का संक्षिप्त वर्णन के बारे में बात करते हैं। हिंदी साहित्य बहुत बड़ी विधा है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं जो बहुत 10वीं ईस्वी से चली आ रही हैं और आज भी निरंतर चली आ रही हैं। आज हम उनके संक्षिप्त इतिहास के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जिसमें उसके जो 4 भाग हैं वो हैं आदिकाल या पूर्व मध्यकाल, समय सीमा 1050 से 1375। दूसरा रखा है भक्ति काल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। ये 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक इसका वर्णन माना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से जो अब तक चला आ रहा है। ये 4 कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में माना है, जिसको सभी विचारकों ने, सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है। अब हम आदिकाल के बारे में बात करते हैं, जिसका कार्यकाल समय सीमा 1050 से 1375 है। आदिकाल में 2 शाखा बौद्ध संप्रदाय था और बौद्ध संप्रदाय में 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा तो वहीं रुक गई, लेकिन जो महायान शाखा है उस महायान से वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, यहाँ तक वो धाराएँ चली आ रही थी 1050 से 1375 तक। इसके अंदर तंत्र विद्या, नाथ संप्रदाय, नौनाथ, 84 सिद्ध, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। इसका विस्तृत वर्णन हम आगे करेंगे। अभी मैं इनके बारे में संक्षिप्त विचार व्यक्त कर रहा हूँ। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का जो कालखंड है, जो समय सीमा है, वो 1375 से 1700। भक्ति काल में धाराएं 2 भागों में बटी, सरगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सरगुण भक्ति धारा के अंदर भी 2 भाग हुए, एक राम भक्ति धारा, एक कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के जनक हुए तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा के जनक हुए सूरदास। इसी तरह निर्गुण काव्य परंपरा में भी 2 धारा बटे, एक तो संत काव्य परंपरा और एक सूफी काव्य परंपरा। संत काव्य परंपरा के जनक माने गए कबीर को और सूफी काव्य परंपरा के जनक मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। अब तीसरा जो कालखंड है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी। रीतिकाल में 3 धाराएं हुई, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध के जनक माने जाते हैं चिंतामणि। रीतिमुक्त के जनक माने जाते हैं घनानंद और रीतिसिद्ध के जनक माने जाते हैं बिहारी। चौथा कालखंड आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 ईस्वी से, वैसे तो ये 1857 से शुरू हो गया था भारतीय युग से, लेकिन इसको फिर भी 1900 से अब तक कंटिन्यू लगातार माना जा रहा है। अब आधुनिक काल में सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। 1857 से 1900 ईस्वी तक खड़ी बोली का बोलबाला, उपन्यासों की रचना, खड़ी बोली में नाटकों की रचना, कहानियों की रचना, बहुत सारी विधाएं, ब्रजभाषा, इन चीज़ों का इसके अंदर ज़्यादातर खड़ी बोली में का हुआ। तो ये भारतेंदु युग, जो गद्य अब तक जो चला रहा था वो पद्य का युग था, लेकिन यहाँ से गद्य का युग शुरू होता है भारतेंदु युग से, जिन्होंने खड़ी बोली में अनेक रचनाएं बनाई, तैयार की। भारतेंदु युग के बाद में आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। इनका जो समय सीमा है 1900 से 1918। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा
में भी अपनी लेखनी शुरू की और एक अलग पर्याय भारतीय हिंदू युग से एक कदम आगे बढ़ करके इन्होंने अपनी रचनाओं को तैयार किया और एक उसको पद्य रूप में अनेक पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली। तो इस प्रकार दूसरा युग आता है इसका द्वैध युग। तीसरा युग आता है छायावाद युग। छायावाद युग 1918 से 1936। छायावाद युग के जो जनक थे पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं जिन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया। लेखनी इस तरह चली कि शुरू में बहुत कठोर भाषा में भारतीय हिंदू युग ने, क्योंकि वो तो गद्य की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन इससे ज़्यादा संस्कृत क्लिष्ट और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग द्विवेदी युग में हुआ। लेकिन उस कठिन भाषा को सरलीकरण जो किया वो इन 4 स्तंभों ने किया जो छायावाद में आकर किया। प्रकृति का मानवीकरण, मनुष्य के हाव भावों के अनुसार प्रकृति का बदलना, प्रकृति के हर चित्रण को मनुष्य के सुख दुख से देखना, ये सारा का सारा छायावाद युग में चला। छायावाद के बाद में आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के जनक वैसे तो अनेक हैं, कई हैं, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य बात निकल कर के सामने आई वो ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जिस तरह चला उसके अंदर किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जागृत हुई। अपनी लेखनी के माध्यम से कवियों ने, लेखकों ने इस तरह समाज के अंदर एक बहुत ठोस आधार अपनी लेखनी के द्वारा लगाया ताकि लोग जागृत हो सकें, जन जागरण में रुचि दिखा सकें। और उस जन जागरण की रुचि के परिणाम स्वरूप 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। इसमें वीर सेनानियों का योगदान है ही, आंदोलनकारियों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन कहीं न कहीं लेखनी का भी योगदान इसके अंदर मौजूद है। प्रगति युग के बाद में प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे ने शुरू किया जो 1952 से 1960 तक चला। इसमें भी साहित्य की अनेक धाराएं स्वरूप निकल करके सामने आई, अनेक चीज़ों का साहित्य के अंदर गुंफन हुआ। प्रयोगवादी युग के बाद में साठोत्तरी कविता, जिसको नई कविता के नाम से जाना जाता है। साठोत्तरी कविता, नई कविता वो कविता है जो जिनके अंदर उन चीज़ों को लिया गया जो आम जन से जुड़ी हुई हैं, भाषा का भी सरलीकरण हुआ और उसके अंदर जो चीज़ों को लिया गया वो उस समय के समसामयिक परिवेश में क्या चल रहा था, समाज के अंदर क्या विकृति आ रही थी, समाज के अंदर क्या अच्छाई आ रही थी और समाज किस दिशा में जा रहा था। कवियों ने उन सारी चीज़ों को अपने लेखनीबद्ध किया, अपनी कविताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया और साहित्य में एक सोपान को और जोड़ा। इस तरह ये हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त वर्णन है। इसका विस्तृत वर्णन एक एक अध्याय के द्वारा हम आगे करेंगे। नमस्कार।